आपको ग्रेजुएशन की इस जर्नी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो हम आपके साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जब आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम सबसे पहले आने लगती है। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम जल्दी आती है। मतलब कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। आगे देखिए, यहाँ पे हिंदी पढ़िए आप। उच्च सीमा और निम्न सीमा, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप कैसे निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ सिखाई जाएंगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पे। मैं आप सभी का दोस्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी चीजें हैं, जो भी आपका सिलेबस है, वो सब कुछ आज स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आपने क्लास 12th पास आउट कर लिया है। आई होप कि आपने अच्छी जगहों पर एडमिशन भी लिया होगा। एडमिशन लेने के बाद अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है आपका सिलेबस, यानी कि आपको ग्रेजुएशन की इस जर्नी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो हम आपके साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। याद रखिएगा, बीएससी मैथ्स का जो सिलेबस आप पढ़ने जा रहे हैं, ये किसी भी यूनिवर्सिटी का हो जिसमें एनईपी 2020 लग रही है, आप एनईपी 2020 का सिलेबस उठा के देखिए। उसमें आपका जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए में और पार्ट बी में। हम इसी सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी टॉपिक हमें कैसे पढ़नी है, कितना पढ़ना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है, यह भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पूरे सिलेबस में कौन से हिस्से मुझे बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं और कौन से हिस्से ऐसे हैं जिनको मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी अगर करूंगा तो अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से पढ़ सकता हूं। तो आइए सिलेबस पे एक बार नजर डालते हैं। जो आपका सिलेबस है ये पूरा कैलकुलस का सिलेबस है, वही कैलकुलस जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। क्लास 12th में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में अच्छे तरीके से सीखा है, बहुत सारे सवाल लगाए हैं। जिनका भी क्लास 12 थोड़ा भी गड़बड़ गया है, एकदम चिंता की बात नहीं है। बहुत बेसिक चीजें अगर आपको पता होंगी, बहुत ज्यादा टफ लेवल की चीजें नहीं आ रही, बहुत बेसिक जानकारी अगर आपको क्लियर है, यानी कि अगर आपका बेस क्लियर है, तो आप आगे तक की चीजें यहां पे बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सिलेबस के बारे में। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, मैं सारी चीजों को एक एक पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, आपका जो कोर्स का ओवरव्यू है, यानी आप अगर कोर्स का ओवरव्यू देखेंगे, अपना आप पाठ्यक्रम अगर देखना चाहते हैं, हमने इस सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया है कि 12th में मैक्सिमम बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं वो आगे चल के बीएससी मैथ्स या फिर बीएससी बायो में एनरोल करते हैं। उनका एडमिशन लेने का जो सिस्टम रहता है वो रहता है कि हम बीएससी मैथ्स या बीएससी बायो से जाएंगे, आगे मास्टर्स करेंगे, टीचर बनेंगे, पीएचडी वगैरह करेंगे। ये होप रहता है उनका, ये उम्मीद उनकी रहती है कि हम आगे इतना करेंगे। तो होता क्या है, जब आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम सबसे पहले आने लगती है। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम जल्दी आती है कि अरे यार, सब कुछ तो हिंदी में पढ़ के आए थे अभी तक, अब सब कुछ कन्वर्ट होके तुरंत इंग्लिश में हो गया है। तो बहुत सारी चीजें, देखो मैथ्स कोई लैंग्वेज का गेम तो नहीं है, मैथ्स तो पूरा कॉन्सेप्ट का गेम है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो आप लगाएंगे। लेकिन हाँ, बाकी जगहों पे प्रॉब्लम होती है, आपको फिजिक्स में दिक्कत आएगी, आपको बॉटनी में दिक्कत आएगी, आपको जूलॉजी में दिक्कत आएगी, आपको केमिस्ट्री में दिक्कत आ सकती है। इन सभी चीजों को दूर करने के लिए हमने फर्स्ट सेमेस्टर, और हाँ एक बात और दिमाग में रखिएगा, ये तकलीफ केवल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर से बाद आप जब सेकंड में जाएंगे तो आपकी एक आदत लग जाती है चीजों को इंग्लिश में लेके चलने की। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए हमने बाइलिंगुअल मोड चूज किया हुआ है कि अपनी चीजों को हम दोनों मोड में रखेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और इसकी शुरुआत हम अपने सिलेबस से ही कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीजों को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से लिखवाया हुआ है। बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। कोर्स का ओवरव्यू करते हैं, हमें कोर्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए, कोर्स में जैसा मैंने बताया कि आपका जो कोर्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है, आपका पार्ट ए है और एक आपका पार्ट बी है। आपके दो पार्ट बटे हुए हैं सिलेबस में, मैथ्स में दो सिलेबस बटा हुआ है, दो अलग अलग पार्ट हैं। एक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और एक आपका जो पार्ट दिया गया है वो आपका इंटीग्रल कैलकुलस है। याद रखिएगा, एक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है यानी अवकल कलन, और एक आपका समाकल कलन है, इंटीग्रल कैलकुलस है। घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी भी चीजें आप फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में पढ़ेंगे वो सब 11वीं 12वीं से रिलेटेड है।
एकदम नया कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी नया मिलना होगा सब तीसरे सेमेस्टर के आगे से मिलना स्टार्ट होगा। पहले और दूसरे में आपको कोई भी चिंता नहीं करनी, उतनी ही चीजें पढ़नी है जितना आप 11-12 में पढ़ के आए हैं। इसी को बोलते हैं फर्स्ट ईयर, यानी कि पहला और दूसरा सेमेस्टर हमारा फर्स्ट ईयर होता है, तीसरा और चौथा सेमेस्टर हमारा सेकेंड ईयर होता है, पांचवा और छठवां सेमेस्टर हमारा थर्ड ईयर होता है। तो सेकेंड ईयर से चीजें जाके इंग्लिश में कन्वर्ट होती हैं और वहां से थोड़ी बहुत टफनेस स्टार्ट होती है। लेकिन हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर पूरी बहती हुई गंगा है, जितनी आप नंबर्स बटोर सकते हैं उतने नंबर्स आप बटोर लीजिए, जितने सीजीपी आप कलेक्ट कर सकते हैं उतने आप कलेक्ट करिए, जितने पॉइंट आप बटोर सकते हैं उतने बटोरिए, क्योंकि आपको मौका मिलेगा 11वीं 12वीं वाली चीजों को फिर से पढ़ने का। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपका ये सिलेबस पूरी तरीके से 8 यूनिट में बांटा गया है। मान सकते हैं कि 8 चैप्टर्स हैं, आपका सिलेबस 8 यूनिट में बांटा गया है। आप ये मान सकते हो कि आपके 8 चैप्टर्स हैं, और 8 चैप्टर्स का पहले आप नाम जानिए, क्या क्या नाम आपको दिया गया है। अनुक्रम एवं श्रेणी और कन्वर्जेंस टेस्ट, यानी कि अभिसरण परीक्षण। कौन सी सीरीज कहां जाके खत्म हो रही है, या कौन सी सीरीज, जैसा आपने पढ़ा होगा अनुक्रम एवं श्रेणी पढ़ा होगा, सीरीज सीक्वेंस पढ़ा होगा, एपीजीपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, याद आया क्लास 11 12 में पढ़ाया जाता है ये सब। ये सारी चीजें जो आप पढ़े हुए हैं उन्हीं को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करके आपको बताया जाएगा आपके इस पहले वाले चैप्टर में। दूसरे वाले चैप्टर में आपने कक्षा 11 में सीमा यानी कि लिमिट निकालना सीखा है, कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं यानी सतता पढ़ा 11 में। 12 वाला चैप्टर याद आ रहा, 12 का 5वां चैप्टर है। 12th क्लास में 5th आपका चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता। बिल्कुल वही वाला चैप्टर आपको फिर से रिपीट करना है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर। जब मैं बोलूंगा तो आप एक लेवल थोड़ा सा ऊपर रखें, सवाल थोड़े से स्टैंडर्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। मध्यमान प्रमेय जो कि 12th के सिलेबस से हटा दिया गया था, याद करिए 12th के सिलेबस से एक पोर्शन हटा दिया गया है। कौन सा थ्योरम हटाया गया भैया? 2 थ्योरम आपके हटा दिए गए थे, लैग्रांजे का थ्योरम और रोले का थ्योरम। किसका? लैग्रांजे का थ्योरम और रोले का थ्योरम हटा दिया गया था, वही थ्योरम आपको यहां पे फिर से पढ़ना है। और एक नई सीरीज पढ़नी है, टेलर साहब है, मैथमेटिशियन थे, टेलर की सीरीज पढ़नी है, टेलर सीरीज। अब देखते हैं आगे, कर्व ट्रेसिंग क्या है, कर्वेचर क्या है और एसिम्टोट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। बहुत कठिन लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है। ये नहीं कि सर ये सब क्या है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। भाई आपको एक कर्व दिया जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर, या पैराबोला आप जानते हैं परवल है, y स्क्वायर बराबर 4ax। इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कर्व की ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको अपने इस चौथे वाले चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। चौथे वाले चैप्टर में पढ़नी है। आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में सब कुछ इंटीग्रेशन से रिलेटेड होगा। किससे? इंटीग्रेशन से। पहले वाले पार्ट में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड रहता है और दूसरे वाले पार्ट में सब कुछ इंटीग्रेशन से रहता है, समाकलन से। पहला आपका जो चैप्टर रहेगा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 5वां चैप्टर, इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर राइमान इंटीग्रल। क्या रहता है भैया? राइमान इंटीग्रल। मैंने बहुत आसान तरीके से इन चीजों को अपने ऐप पे पढ़ाया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। राइमान इंटीग्रल एवं मूल प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम इसी के अंदर आते हैं। अब आता है आपका बीटा और गामा फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, सभी बच्चों का प्यारा चैप्टर होता है बीटा एंड गामा फंक्शन। देखिएगा कितने अच्छे तरीके से मैंने बीटा एंड गामा फंक्शन, आप सोचेंगे क्या नया आ गया, बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल। इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए बीटा और गामा का इस्तेमाल करते हैं। तो बीटा और गामा फंक्शन आपको पढ़ना है। वक्र की लंबाई कैसे निकालते हैं, आयतन या बहुसमाकल यानी कि मल्टीपल, एक से ज्यादा बार इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, मतलब लेंथ, किसी कर्व की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी एक बंद बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। 2 बार या ऐसे लिखा रहे, लो भैया 3-3 बार इंटीग्रेशन लगा देगा तो हम ट्रिपल इंटीग्रल कैसे करेंगे, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम एंड मल्टीपल इंटीग्रल्स, ठीक है। अब आपका जो आखिरी चैप्टर रहता है वो एकदम हलवा चैप्टर है, बहुत बच्चों का प्यारा चैप्टर ये भी रहता है, सर वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स का इंटीग्रेशन। ये बहुत प्यारा, बहुत छोटा, बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें आप पढ़ के पूरा का पूरा नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बारी बारी से चीजों को समझेंगे कि हमें एक एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया आपको यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। यूनिट नंबर 1 जो आपका था, इसमें आप गणितज्ञों के बारे में जानेंगे, क्या क्या कौन कौन से गणितज्ञ हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत उनका परिचय लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। भाई शुरुआत कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन तो होनी चाहिए ना, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत तो करेंगे। उसके बाद तुरंत टॉपिक पे आएंगे कि हमारा अनुक्रम और श्रेणी यानी कि सीक्वेंस और सीरीज क्या है, इसके बारे में टॉपिक हमारी चलेगी। देखिए डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है यानी अनुक्रम क्या होता है, और थियरम्स ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस, जो भी थियरम इसके अंदर है वो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो अच्छे अच्छे थ्योरम मैंने इसमें कराए हुए हैं, आराम से आप देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे नंबर्स भी इसमें से उठा सकते हो। और हाँ, नंबर्स की बात केवल नहीं है, बीएससी की पढ़ी हुई चीजें आपको हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। एमएससी करेंगे आप, आगे चल के सीएसआईआर नेट वगैरह का एग्जाम आप देंगे, बहुत सारे फायदे आपको यहाँ के आगे देखने को मिलते हैं। चलिए, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कब बंधा होता है और कब लगातार बढ़ता या लगातार घटता हुआ होता है, उनके बारे में सीखना है। ठीक है, कौशी एक मैथमेटिशियन थे, कौशी कौशी कई बार उनको कूची बोलते हैं लोग, कौशी बोलते हैं, कोशी बोलते हैं, कई तरीके से। तो कौशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मतलब जैसे मैंने बताया कि कौन सा सीक्वेंस कहां जाके खत्म हो रहा है, ये बात जाननी होगी आपको, तो आप कौशी का थ्योरम लगाएंगे जिसको हम कहते हैं कौशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। फिर आगे क्या है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर कैसे निकालते हैं, मतलब कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर, आगे देखिए यहां पे हिंदी पढ़िए आप, उच्च सीमा और निम्न सीमा, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप कैसे निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहां सिखाई जाएंगी। सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज कब डाइवर्ज हो रही है, कब कन्वर्ज हो रही है, मतलब किसी पॉइंट पे जा रही है या बड़ी हो रही है आगे चल के, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। कंपैरिजन कैसे करते हैं, अब देखो कोई भी सीरीज या तो घटेगी या तो बढ़ेगी, घटेगी तो किसी नंबर पे जाके खत्म होगी और बढ़ेगी तो बहुत दूर तक किसी बड़े नंबर तक जाएगी। अब सीरीज घट रही है या बढ़ रही है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है टेस्ट। क्या पढ़ना पड़ता है, टेस्ट। और उसी टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आपका होता है बेटा कंपैरिजन टेस्ट, कॉची का इंटीग्रल टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, कई आपको टेस्ट पढ़ने हैं जिसपे बहुत सारे एग्जाम में सवाल आपके हर बार पूछे गए हैं। इसका जो भी मॉडल्स हम लोग आपको देंगे, पीवाईक्यूज वगैरह देंगे, आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं। इसके बाद राबीज लॉगरिथमिक टेस्ट, राबीज भी मैथमेटिशियन है, राबीज लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेंड टेस्ट, इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके रेशियो से बनते हैं, कंपैरिजन से बनते हैं, राबीज से बनते हैं और कॉची इंटीग्रल से बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जितनी एनालिसिस पिछले सालों की हुई है उसमें आपके क्वेश्चन यहीं से देखने को बनते हैं। अब अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, इसमें हम लगाते हैं लेबनिज थ्योरम। क्या लगाते हैं, लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होती है, ये भी हम इसी में सीखेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये याद रखिए, अगर आप इतनी चीजों को जान जाएंगे, इतनी चीजों को जान जाएंगे तो आपका यूनिट आराम से कवर हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। जैसा मैंने बताया यूनिट नंबर 2 आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी यानी सातत्य और अवकलनीयता वाला यूनिट है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो पहली बात आपको पढ़नी होगी लिमिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, और किसका, ये सब पढ़ना है सिंगल वेरिएबल फंक्शन का, यानी जिसमें केवल x हो या केवल y हो या केवल z हो या केवल t हो या केवल थीटा हो, ऐसे फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे वहां हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक सिंगल वेरिएबल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो कॉशी और हीन्स का डिफिनेशन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारी चीजें इससे स्टूडेंट हम लोग आपको बताएंगे, एकदम ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिए, सब्र करिए, सारी चीजें हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे बारी बारी से। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, बोरल मैथमेटिशियन है, बोरल्स का थ्योरम क्या है। देखो भाई अभी मैं तुमको थ्योरम वगैरह नहीं बताने लगूंगा, अभी बता रहा हूं कि आपको टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। बोरल का थ्योरम पढ़ना है, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है, सीरीज बाउंडेड है, फंक्शन बाउंडेड है, उसके लिए हम लगाते हैं आगे बाउंडेड थ्योरम, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बोलजानो वायरस ट्रस थ्योरम होता है, बीडब्ल्यूपी जिसे कहा जाता है, बीडब्ल्यूपी कहा जाता है, बोलजानो वायरस ट्रस प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ये सारी ही चीजें आपको पढ़नी है। जो आप देख रहे हो क्या है, ये लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के साथ जैसे मैंने बताया फंडामेंटल थ्योरम वाला एक चैप्टर है, तो दूसरे वाले चैप्टर में आपको पूरे बहुत सारे थ्योरम देखने को मिलेंगे, थ्योरम से भरा हुआ दूसरा चैप्टर हमारा होने वाला है। देखिए डार्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बताया ना, ऐसे ऐसे थ्योरम्स आपको मिलेंगे ना जो देखने में तो बहुत हलवा है, बहुत हलवा है, लेकिन उनको प्रूव भी तो करना पड़ेगा। तो सेकंड वाली यूनिट में यानी सेकंड वाले चैप्टर में आपके केवल प्रूविंग वाले क्वेश्चंस पड़े हुए हैं ढेर सारे। चेन रूल क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आप चेन रूल पढ़ते हो। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब कोई भी लिमिट पता है आपको 0/0 के फॉर्म में हो जाती है, तो वहां पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे, याद आया कि नहीं आया, वहां पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे, यानी ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएट करते थे, ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद है, उसी को बोलते थे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इस तरीके के डिफरेंशिएशन भी हमें यहां करने हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। आते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। बताया जो फंडामेंटल थ्योरम वाला चैप्टर आपने 12th क्लास में छोड़ दिया, रोले थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, तो देखिए क्या आया, अब आया आपका रोले थ्योरम, रोले थ्योरम के बाद लैग्रांजे और कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। लैग्रांजेस के बाद 3 थ्योरम इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, कौन कौन से, एक रोले थ्योरम,
एक लैग्रांजेस थ्योरम, एक आपका कोशी मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन हमें इन 3 थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है। टेलर्स का थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेलर थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से बहुत सारे सवाल बनते हैं, यहां से कोई टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं, इसको आप 100% पूरा एग्जाम में कवर करके आएंगे, गारंटी है, क्योंकि आपको लगेगा भी सबसे एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा आसान भी यही टॉपिक है। मैक्लरियन एंड टेलर सीरीज क्या होती है, आप सीरीज देख के बता देंगे सर ये मैक्लरियन है ये टेलर है, इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आप रखिएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक फंक्शन है, फंक्शन एक्स और वाई दोनों का है, तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, एक बार एक्स का करोगे वाई को कांस्टेंट बना लोगे, और एक बार वाई का करोगे एक्स को कांस्टेंट बना लोगे, ऐसे डिफरेंशिएशन को पार्शियल बोलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने इन सभी चीजों को अपने चैनल पे, अपने ऐप पे, सब पे डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हो। यूलर थ्योरम क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से बनना ही बनना है, ठीक है। यूलर थ्योरम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बनते हैं, सब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि एक बार नहीं, एक के बाद दोबारा, फिर दोबारा के बाद तिबारा, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, n टाइम्स डिफरेंशिएशन आप करेंगे, यही होता है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ वाला मैंने बताया, जैसे कहा कि कर्व है, कर्व की ट्रेसिंग करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेसिंग, कैसे बनाएंगे कर्व हम, तो वही बात, टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकालते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकालते हैं। मान लो हमारे पास ये हमारा एक टेंजेंट है, वृत्त पर हमने एक क्या खींचा, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है यानी रेडियस है, वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो त्रिज्या है आर, ये टेंजेंट टी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये इस पे क्या है बेटा, नॉर्मल है, यही आपका टेंजेंट है और ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बात करना है। अनंत स्पर्शी का मतलब क्या होता है, मान लो हमने ग्राफ बनाया, यहां से उठा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लेकिन कभी वाई एक्सिस को छुएगा नहीं, बस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, छुएगा नहीं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में अनंत स्पर्शी हो जाती हैं। तो एसिम्पटोट के बारे में आपको पढ़ना है। कर्वेचर कैसे निकालते हैं, कोई भी कितना घुमाव है, कितना घुमाव है किसी वृत्त के अंदर, जैसे एक छोटा सा पहिया हो, एक बड़ा पहिया हो, बड़े पहिए में ज्यादा घुमाव है कि छोटे पहिए में, छोटे पहिए में ज्यादा घुमाव होता है, ठीक है। तो कर्वेचर आपको निकालना है। एनवलप और इवोल्यूट से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, तो एक याद रखिएगा 20 से 25% ध्यान ही आपको इसके ऊपर देना है, बहुत ज्यादा ध्यान आपको इस पे नहीं देना है। टेस्ट फॉर कॉन्केविटी एंड कन्वेक्सिटी से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इनको हम ध्यान देंगे लेकिन बहुत अंतिम में, लास्ट में, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल पॉइंट कैसे निकालते हैं, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व, बताया ना, ट्रेसिंग, ट्रेसिंग करने का मतलब किसी कर्व को हम ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, हम उसके बारे में यहाँ ट्रेसिंग ऑफ कर्व में सीखते हैं। फिर ट्रेसिंग ऑफ कर्व इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जो आर और थीटा के फॉर्म में लिखा हो, उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। कार्टेशियन का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा हो, तो वो कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो एक कार्टेशियन फॉर्म होता है, एक पोलर फॉर्म होता है, इन दोनों ही फॉर्म में आपके ट्रेसिंग वाले क्वेश्चन श्योर बनेंगे एग्जाम में, याद रखिएगा, ट्रेसिंग वाले क्वेश्चन श्योर बनने हैं एग्जाम में, एकदम गारंटी है कि एक कर्व ट्रेसिंग आपके एग्जाम में फिक्स आना ही आना है, बड़े नंबर में। तो ये रहा आपका चौथा चैप्टर। यहां से 4 चैप्टर कंप्लीट, 4 चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब आपका डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट होता है, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस आपका कंप्लीट होता है। अब यहां से शुरू हो जाएगा आपका इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन वाला पार्ट, और उसमें भी सबसे पहले आपको पढ़ना है राइमान इंटीग्रेशन, जो आपका ओवरऑल 5वां चैप्टर है। देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, मतलब इंटीग्रेशन तो आप करेंगे लेकिन लिमिट का यूज करके करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मान लो यहाँ 1 से लेके 2 तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप तुरंत बताएंगे सर x का पावर 4 होगा, और लिमिट रखेंगे 1 से लेके 2 तक, यही करेंगे। लेकिन ये सब काम आपको किसका यूज करके करना है, लिमिट का यूज करके करना है। किसका भाई, लिमिट का यूज करके करना है, इसलिए यहां गड़बड़ी हो जाएगी, अब ऐसे नहीं कर सकते आप। इसके लिए चैप्टर आपको पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राइमान इंटीग्रल, अभी आप इसके बारे में जानते नहीं है तो बहुत ज्यादा बात हम इस पे नहीं करेंगे, क्लासेस में बात करेंगे, लेकिन टॉपिक आप जानिए कि आपको राइमान इंटीग्रल पढ़ना है। इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, सतत एवं एकदिष्ट फलनों की समाकलनीयता कैसे निकालते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। और फिर आपको दिया गया मोनोटोनिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सब सिखाया जाएगा इसमें आपको। समाकलन का मूल प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब जो मैंने यहां लगाया है ना, ये जो मैंने यहां ये लगाया है ना, ये लगाया है ना, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ही लगाया है, ठीक है, यहां लगाया है वो बात मैंने। तो यहां पे आप यूज कैसे करेंगे सब सवाल से पढ़ेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस,
अब आपको यहां पढ़ना है एक और थ्योरम कि इंटीग्रल कैलकुलस में मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, जिसे हम माध्यमान प्रमेय कहते हैं। ठीक है, माध्यमान प्रमेय बोलते हैं। डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन दिया होगा, उसके अंदर आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है तो पहले आप डिफरेंशिएट करने के बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका ओवरऑल 5वां चैप्टर है। आते हैं 6वें चैप्टर पे। छठा चैप्टर जो आपका है वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्या है इम्प्रॉपर? मतलब कि अनुचित समाकल। अनुचित देख के लग रहा है कि उचित काम नहीं कर रहा होगा ना। इम्प्रॉपर मतलब जरूर ऐसा कुछ ना कुछ है इसमें, इसलिए ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोला गया है। क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस, उनका हमें पहचान करना है, वर्गीकरण करना है कि कौन किस टाइप का है, और फिर ये देखना है कौन कहां कन्वर्ज कर रहा है। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट, जैसा मैंने बताया अभिसरण की जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है? टेस्ट। तो उसके लिए लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट। एक और टेस्ट म्यू टेस्ट, और एक और टेस्ट एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट। उसके बाद लगाएंगे कोसेंट टेस्ट, और तब हमारा एक सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बीटा एंड गामा फंक्शन। बच्चों का फेवरेट होता है, बच्चे यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चे पढ़ना तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, बीटा एंड गामा फंक्शन से शुरू करेंगे और टहलते टहलते फिर ऊपर तक जाएंगे। याद रखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जांच के लिए आपको कंपैरिजन, म्यू, एबल, डिरिचलेट, कोसेंट सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोसेंट टेस्ट तक सब लास्ट में पढ़ना पड़ेगा, बस इंटीग्रेशन की जांच करने के लिए कि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे कन्वर्ज कर रहा है। सब पढ़ाया है, चिंता मत करना एकदम भी। आगे जो आपका ओवरऑल 7वां चैप्टर है, वो 7वां चैप्टर है किसी कर्व की लेंथ कैसे निकालते हैं, यानी वक्र की लंबाई कैसे निकालेंगे। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, वक्र की लंबाई कैसे निकालते हैं, घूर्णन ठोसों के आयतन मतलब वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे मान लो मेरे पास एक रिंग है, इस तरीके का कोई एक इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्त आकार का कोई एक रिंग, मैंने मान लो तार लिया, तार ऐसे करके ऐसे बांध दिया, ऐसे बस ऐसे लपेट दिया। फिर मैं इन दोनों एक्सिस पे क्या लगाऊंगा, मोटर लगाऊंगा, और मोटर क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा, ऐसे घुमाएगा, इस तरीके से घुमाएगा, डिस्प्रेशन वाला। ठीक है, ऐसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा। जब ऐसे घुमाएगा तो आप ऐसे दूर से देख के लगेंगे, बहुत तेजी से अगर घुमाएगा तो आपको लगेगा पूरा एक अंडा बन गया है। पूरा बन गया ना अंडा, रोटेट करेगा तो आपको लगेगा पूरा अंडा बन गया है। मतलब मैंने एक रिंग को रोटेट किया और पूरा 2D से 3D बन गया। तो ऐसे रोटेट करने से क्या बना, पूरा 3D बन गया। इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, बात समझ गए? जैसे मान लो मेरे पास ये रिमोट है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से रोटेट कराऊंगा, बहुत तेजी से रोटेट कराऊंगा, तो आपको लगेगा एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इस तरीके से बर्तन जैसा है। अब वो सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे? तो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का यही मतलब होता है, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का यही मतलब होता है कि किसी भी रिंग को हम घुमा रहे हैं, जो हमारे पास सॉलिड बन रही है, उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। पप्पू भैया का थ्योरम भी यही कहता है। पप्पू भैया का थ्योरम भी आपको रेक्टिफिकेशन निकालने में बहुत मदद करने वाला है। फिर मल्टीपल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा बार इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 3-3 बार इंटीग्रेशन आ गया तो कैसे किया जाएगा। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब मान लो यहां पहला इंटीग्रेशन है, यहां दूसरा, यहां तीसरा है, तो इसको इधर या इसको इधर कैसे किया जाए, इसको इधर या इसको इधर कैसे किया जाए। समझ गए आप? ऑर्डर कैसे चेंज करना है, इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, वो पढ़ते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। फिर हमारे पास है डिरिचलेट एंड लिवलिज थ्योरम ऑफ मल्टीपल इंटीग्रेशन, मतलब मल्टीपल इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो फंसेंगे ना। एक बार इंटीग्रेशन में सबकी जान निकल जाती है, भैया यहां तो मल्टीपल इंटीग्रेशन है। मल्टीपल इंटीग्रेशन में हमको 2 थ्योरम लगेंगे जो कि हमारे सवाल को एकदम आसान कर देंगे। वो कौन से हैं? वो है डिरिचलेट और कौन, लिवलिज थ्योरम। ठीक है, लिवलिज थ्योरम। ये आपका होता है चैप्टर नंबर 7। अब आते हैं सबसे आखिरी चैप्टर, सबसे मजेदार चैप्टर। यहां से अपनी जर्नी आप स्टार्ट करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ कवर करेंगे। वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बहुत मजेदार टॉपिक है, देखना सबसे इजी टॉपिक आपको यही लगेगा। फिर आपका सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग, कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर्स स्कोर करने का मौका आपको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल कैसे निकालते हैं, नॉर्मल ऑन अ सरफेस कैसे निकालते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए ग्रेडियंट निकाल के मॉड से मल्टीप्लाई कर देना होता है डायरेक्शन से। फिर यहां वेक्टर्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और इंटीग्रेशन पे 100% श्योर है कि इसमें से कोई ना कोई एक आएगा, गॉस भैया का थ्योरम, चाहे ग्रीन भैया का थ्योरम, चाहे स्टोक्स भैया का थ्योरम। ठीक है, गॉस, ग्रीन या स्टोक्स में से किसी एक का थ्योरम आपके एग्जाम में आना श्योर है, 100% गारंटी है, और इनसे बनने वाले कोई ना कोई सवाल। ये आपका ओवरऑल 8वां चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक की सारी कहानी समझा दी है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इसका पूरा पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिएगा, लेट्स स्टडी इंडिया हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको पीडीएफ क्लास के मिल जाती है, जो भी आपके सिलेबस डिस्कस हुए, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, किसी का भी हो, आपको नोट्स वगैरह, क्लास के पीपीटीज वगैरह सब हमारे ऐप पे भी मिलती हैं। आप ऐप हमारे प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से आप सिंपली लेट्स स्टडी इंडिया हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए। वहाँ अपने आप बैचेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस बैच में एनरोल करना है। पेड बैचेस हैं, आप वहाँ जाइए,
सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ अवेलेबल दिखेंगे। सब कुछ सिलेबस पहले से कवर्ड है। जो जो अपडेटेशन होते हैं हम लोग लगातार करते रहते हैं। मॉडल पेपर्स, पीवाईक्यूज आपको लगातार मिलते रहेंगे। नोट्स आपको पूरा मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स। उसके साथ जो आपकी क्लासेस हो रही हैं वो आपको बताया जाएगा। तो यूट्यूब पे कौन सी क्लासेस हम लेने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बैच में एनरोल होने के बावजूद भी यूट्यूब पे जो रिवीजन हम कराएंगे, जो वन शॉट हम कराएंगे, वो आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बीएससी की जर्नी में, जहां आपका पूरा साथ, आपका पूरा सहयोग हम लगातार करते रहेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। सिलेबस डिस्कशन हमने कर लिया है। सिलेबस डिस्कशन के बाद जो कहानी स्टार्ट होती है, केवल सिलेबस नहीं करना है, पढ़ना भी है। उस तरीके से पढ़ाई अगर आपको करनी है तो अभी आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लेट्स स्टडी इंडिया। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बैचेस सेलेक्ट करिए, बैचेस में एनरोल करिए और लगातार पढ़ाई स्टार्ट करिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चीज़ें आपकी लगातार सॉल्व होती चली जाएंगी। धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।